नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राकेश टिकैत ने एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात को नकारा, कहा लोगों को समझाने में हुई गलती। मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, नेताओं के भी घर खंगाले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर विवाद पर अब चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है वो गलत है। तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 30,000 से भी कम लोग हुए संक्रमित, 347 लोगों की मौत। हिजाब न पहनने से लड़कियों का होता है दुष्कर्म, टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता ने मांगी माफी, बोले मुझे खेद है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में सपा रालोद के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात का खंडन कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई समर्थ और ना दिया है और ना हम किसी को दे रहे हैं, लोगों को समझाने में गलती हुई है। मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान किसानों की राजधानी सिरसौली पहुंचे। हालांकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का वीडियो भी उनका सामने आया है। जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप जो है इन पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, तो इस सवाल पे जवाब में उन्होंने कहा कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया और हम जल्द ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं, तो सभी से यही कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हमसे सब यही बोल रहा है कि आपने समर्थन दिया, लेकिन मैं इस बात को खारिज करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने और हमारे किसानों के दल ने अभी तक किसी भी जो राजनीतिक दल है उसको समर्थन नहीं दिया। मुंबई में डी कंपनी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे कई नेता जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके प्रॉपर्टी और टैक्स जो पैसे हैं उनके ट्रांजैक्शन संबंधित जो है वो जांच की जा रही है। यह ऑपरेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। मुंबई और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी की गई। ये पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हुए हैं और जिससे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगी भी इसमें भी शामिल हैं। एक संपत्ति सौदा है जो जांच के दायरे में है, जिसमें महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता भी कथित रूप से अन्य लोगों के साथ शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की एफआईआर में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र और आसपास संगठित अपराध ग्रुप चला रहे हैं और इस संगठित अपराध ग्रुप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे तथा अन्य आपराधिक गतिविधियां भी की जा रही हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में के कुल 60 जगहों पर छापेमारी हो रही है। यह छापेमारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर उड़ने से रोके जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब चन्नी ने कहा है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है। उन्होंने ये बात ट्विटर पर जो है उसमें कही है। चन्नी ने कहा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ यह व्यवहार गलत है। खैर, जिसने भी किया ये गलत किया। चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को सोमवार को चंडीगढ़ से उड़ान भरने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूवमेंट के चलते इलाके में नो फ्लाइंग जोन लगाया गया था। पीएम मोदी सोमवार को पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करने पंजाब गए थे। चन्नी को होशियारपुर में अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी की रैली में शामिल होना था। सोमवार को पीएम मोदी जालंधर में प्रचार के लिए गए थे। पिछले महीने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद यह राज्य में उनका पहला दौरा था। अधिकारियों ने कहा कि नो फ्लाइंग जोन होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की उनको अनुमति नहीं दी गई और इससे पहले घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चन्नी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, आतंकवादी नहीं हूं। जालंधर में ही जो है मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि मुझे उड़ने से रोक दिया गया, मुझे पूरे दिन जो है प्रचार करने नहीं दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। क्या मैं आतंकवादी हूं? अगर मैं फिरोजपुर में किसानों पर लाठीचार्ज या चलवा देता तो क्या सब ठीक रहता? प्रधानमंत्री ने खुद 2014 का जिक्र किया, तब उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है।
देश में बीते एक सप्ताह से कोरोना महामारी बेदम होती दिख रही है। संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,409 मामले सामने आए, जो कि शनिवार के आंकड़ों से लगभग 25% कम है। इस दौरान 347 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब 4.23 सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की भी संख्या 4.17 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र में सक्रिय कोविड के मामले पिछले सप्ताह 1.6 लाख से घटकर 45,905 हो गए हैं। केवल 7 दिनों में 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राहत की खबर इसलिए है क्योंकि पिछले साल राज्य में कोविड के मामलों में इसी तरह की गिरावट आने में 8 सप्ताह लग गए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले अब तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां 586 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें तो यह घटकर 3,416 हो गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं और केवल 2 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। उधर 350 लोग जो है वो ठीक भी हो गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,29,536 सैंपल टेस्ट किए गए थे। वहीं देश में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल जो है 75,30,33,302 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने आखिरकार माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसी का अनादर करना या चोट पहुंचाने का उद्देश्य उनका नहीं था। दरअसल जमीर अहमद ने महिलाओं के प्रति होने वाले दुष्कर्म मामलों की तुलना पर्दे से की थी। उनके बयान के बाद बवाल मच गया था। जमीर अहमद ने ट्वीट करके कहा कि देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों को देखकर मैं अत्यंत चिंतित हूं। हम बुर्का या हिजाब के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना या उसका अनादर करना नहीं था। मुझे खेद है कि इससे किसी को कोई चोट पहुंची है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने महिलाओं की रक्षा के लिए बुर्का हिजाब को अनिवार्य किया था। मेरा बयान इसी विश्वास पर आधारित था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने रविवार को कहा कि इस्लाम में हिजाब का मतलब पर्दा और महिलाएं जब हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनके साथ दुष्कर्म होता है। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां बड़ी होती है तो उन्हें हिजाब से अपनी सुंदरता को ढकना चाहिए। हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, मगर यह सालों से चलन में है। वे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के उस बयान पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरान में भी कहीं भी हिजाब प्रथा का जिक्र नहीं है। जमीर अहमद ने कहा कि हिजाब का मतलब गौसा पर्दा होता है। लड़कियों औरतों को हिजाब में रखा जाता है ताकि जो है उनकी खूबसूरती ना दिख पाए। महिलाओं और लड़कियों की सुंदरता को छिपाने के लिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दुष्कर्म की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। इसकी वजह महिलाओं और लड़कियों को पर्दे में नहीं रखना, महिलाओं को हिजाब में रखने का सिलसिला काफी पुराना है। यह अनिवार्य भी नहीं है। जिसको पहनना है पहने, जिसे नहीं पहनना है ना पहने। यह आज से नहीं बरसों से है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राकेश टिकैत ने एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात को नकारा। कहा लोगों को समझाने में हुई गलती। मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, नेताओं के भी घर खंगाले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर विवाद पर अब चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है वो गलत है। तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 30,000 से भी कम लोग हुए संक्रमित, 347 लोगों की मौत। हिजाब न पहनने से लड़कियों का होता है दुष्कर्म, टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता ने मांगी माफी, बोले मुझे खेद है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुंबई पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल के हाथ पर काटने के आरोप में भाजपा की 41 वर्षीय कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। महिला सिपाही ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान इस कार्यकर्ता को पीछे धकेलने का प्रयास किया था। इसी दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने उसे धक्का देते हुए हाथ पर काट लिया था। घटना मालाबार
हिल इलाके में सोमवार को ही बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस दोनों पक्षों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। इस बीच एक महिला कार्यकर्ता ने महिला सिपाही को धक्का दिया और उसके हाथ पर काट लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी आकृति राजीव प्रसाद को पकड़ लिया। आकृति के खिलाफ भानवदी की धारा 353 और धारा 324 के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मंगलवार को मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 2 दिनों में समूचे उत्तर पश्चिमी भारत में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक चढ़ेगा। वहीं मध्य भारत में कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बुधवार तक बर्फबारी होने की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं वर्षा तो कहीं बर्फबारी होगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पीओके के गिलगित बाल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद में बुधवार तक हल्की बारिश या बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार से रविवार तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इनपुट जो है वो कुछ वर्षा और हिमपात होने की भी संभावना है। उधर तटीय तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की भी संभावना है। इस बार फरवरी के मध्य तक देश में ठंड का असर कायम है, लेकिन देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में कई दिनों तक शीतलहर एक जैसी कायम रही है। कई बार पश्चिमी विक्षोभ के भी आसार बने हैं, लेकिन कुछ दिनों से तेज धूप निकलने की वजह से ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। केंद्र सरकार को कोर्बोवैक्स टीके की पहली खेप आज मिल जाएगी और इसके साथ ही अब 12 से 18 साल के बच्चों के लिए नया टीका मिल जाएगा। अभी 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही थी। बायोलॉजिकल ई द्वारा 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए विकसित इस कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक सरकार खरीद रही है और इसकी खरीद का ऑर्डर अगस्त 2021 में दिया गया था। बायोलॉजिकल ही अपने टीके कॉर्बोवैक्स की 25 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। वह कुछ सप्ताहों में बचे डोज भी तैयार कर लेगी। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई को इन टीकों की खरीद के लिए सरकार ने पिछले साल 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान भी किया था। एक दिन पहले ही भारतीय दवा नियंत्रक ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बोवैक्स टीके के आपात इस्तेमाल की इजाजत दी है। उम्मीद है कि डीजीसीआई इसे अंतिम मंजूरी जल्द दे देगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इसकी जो कीमत है वो 145 रुपए जो है हो सकती है। इसमें कर शामिल नहीं है। पिछले साल दिसंबर में डीजीसीआई ने वेस्को के लिए कॉर्बोवैक्स के सीमित आपात इस्तेमाल की इजाजत दी थी, लेकिन इस टीके को अभी मौजूदा टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। टीके की खेप मिलने के बाद 12 से 18 साल तक के बच्चों को यह वैक्सीन लगाने का फैसला सरकार कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर क्षेत्रीय लोगों को साधने में जुट गई हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ तैयार होने वाले इस मोर्चे में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी के किसी क्षेत्रीय दल से सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होने की बात कही है और इसलिए कांग्रेस अपने रास्ते जाए और हम अपने रास्ते जाएंगे, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में शामिल है। ममता ने रविवार को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद जल्द ही विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए भी कहा गया था। वहीं राव ने कहा है कि वह तृणमूल और सुप्रीमो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करेंगी। मंगलवार को बंगाल में निकाय चुनाव में चारों सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद तृणमूल प्रमुख ने कहा कि हम एक साथ मिलकर देश के संघीय ढांचे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों में सहमति बनानी होगी। आसनसोल, विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदनगर में नतीजों की अंतिम घोषणा बाकी है। बीते दिनों शिवसेना एनसीपी ने ममता को क्षेत्रीय दलों की अगुवाई करने की मुहिम को झटका दिया था। दोनों दलों ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बात बेमानी है। हालांकि अब संघीय ढांचा बचाने की नई मुहिम में ममता को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का साथ मिला है। इसमें स्टालिन की पार्टी यूपीए की सहयोगी है और इनमें से राव को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव तो स्टालिन को आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को साधने की जिम्मेदारी दी गई है।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि हिजाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानून वैध नहीं है। आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है और इसलिए हिजाब पर बैन को लेकर कानून नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और कामत ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं है। कामत ने कोर्ट को बताया कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब पहनने का मुद्दा आर्टिकल 25 में कवर नहीं होता है और इसे यूनिफॉर्म में शामिल मानने या ना मानने का फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए। कामत ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इधर कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे के कवरेज में समझदारी दिखाएं और इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई को अगले दिन यानी कि आज तक के लिए टाल दिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राकेश टिकैत ने एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात को नकारा, कहा लोगों को समझाने में हुई गलती। मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, नेताओं के भी घर खंगाले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर विवाद पर अब चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है वो गलत है। तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 30,000 से भी कम लोग हुए संक्रमित, 347 लोगों की मौत। हिजाब न पहनने से लड़कियों का होता है दुष्कर्म, टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता ने मांगी माफी, बोले मुझे खेद है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी वाली बहुप्रशिक्षित मुंबई वाटर टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन 17 फरवरी को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में होने जा रहा है। वाटर टैक्सी की योजना पहली बार 3 दशक पहले बनाई गई थी। हालांकि इसे केंद्र की अंतर्देशीय जलमार्ग पहल के हिस्से के रूप में भी पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता पर लिया गया। एक केंद्रीय और 2 राज्य एजेंसी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम्स बोर्ड और सिडको ने इस परियोजना पर मिलकर काम किया। इससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच आने जाने के समय में भारी कटौती होगी। अधिकारियों के अनुसार वाटर टैक्सी के उद्घाटन के लिए अब तक 3 मार्गों को अंतिम रूप दिया गया है। पहला रूट साउथ मुंबई के घरेलू क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई के बेलापुर के बीच है। दूसरा रूट बेलापुर और एलिफेंटा गुफा के बीच और तीसरा रूट बेलापुर और JNPT के बीच है। MMB के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 4 ऑपरेटर सेवाएं देंगे और बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए पानी की टैक्सी और कटमैरन के लिए स्पीड बोट का उपयोग किया जाएगा। एक अधिकारी ने किराए के बारे में बात बताते हुए कहा कि लॉन्च से पहले ही किराए जो हैं प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। एक ऑपरेटर कटरैन के माध्यम से DCT और बेलापुर के बीच 290 रुपए चार्ज कर रहा है। वहीं उसी मार्ग के लिए 12,000 रुपए का मासिक पास भी होगा। कटरमैन 40-50 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। इसके अलावा बेलापुर और एलिफेंटा का वापसी किराया 825 रुपए होगा। संयुक्त राज्य में भारत के प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी कमेटी के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को कमेटी की बैठक के दौरान कहा कि ISIL, अलकायदा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकृत किए गए आतंकी संगठन अब भी कुछ देशों में
और सीमा पार आतंकवाद फैलाने में जुटे हुए हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि ऐसे संगठन लगातार आम लोगों और सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। त्रिमूर्ति ने अपनी कमेटी की बैठक से पहले अध्यक्ष के तौर पर दिए अपने संबोधन में कहा कि कमेटी ने 2018 में अनाधिकारिक बैठकों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रहे आतंकवाद और हिंसक कट्टरवाद पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बैठक के बाद भी क्षेत्र में कुछ आतंकी संगठन या देशों में या अन्य सीमा पार आतंकवाद फैलाने में जुटे हुए हैं। वे आम नागरिकों के साथ सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाते हैं। यूएन में भारत के प्रतिनिधि का यह बयान पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ठीक 3 साल बाद आया है। पुलवामा हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के 40 जवानों की मौत हुई थी। अपने बयान में उन्होंने 2019 में श्रीलंका की ईस्टर के दौरान बमबारी को लेकर भी चर्चा की थी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को सोमवार को गांव मूलधन में विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने काले झंडे दिखा उनका विरोध जताया। नवजोत कौर सिद्धू का उस समय विरोध किया गया जब वे गांव में अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार के बाद वापस लौट रही थी। जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के सोमवार को अमृतसर में मौजूद नहीं होने के चलते उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने अमृतसर की हॉट सीट पूर्वी विधानसभा हल्के में चुनाव प्रचार किया था। शाम करीब 3:15 बजे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मूलधन गांव पहुंची। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मजीठिया के चुनाव मैदान में उतरने के बाद कई कांग्रेसी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। करीब 15-20 दिन पहले मूलधन गांव में महिला सरपंच के पति गुरकीरत सिंह भी शियद में शामिल हो चुके हैं। सोमवार को नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। करीब 3:45 पर वे अपनी गाड़ी से वापस लौटने लगी तो वहां कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर इसका विरोध जताया। इसके तुरंत बाद ही वे वहां से वापस चली गई और इस दौरान गुरकीरत सिंह भी गाँव में खड़े दिखाई दिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के मौजूदा माहौल के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल से रिहा होने के बाद चुनावी जोर घटाने में लगे सभी दलों और नेताओं की नजरें डेरा प्रमुख पर टिकी हुई हैं। बीते हर चुनाव में डेरा मुखी का ऐलान जीत हार के खेल में बड़ा बदलाव लाता रहा है। डेरा सच्चा सौदा इस बार 18 फरवरी की शाम को पंजाब में ऐलान कर सकता है कि इस बार डेरा प्रेमी किस राजनीतिक दल का समर्थन करें। इस बार यह ऐलान सार्वजनिक तौर पर न होकर केवल डेरा प्रेमियों तक संदेश के रूप में पहुंचेगा। उल्लेखनीय कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने शियद भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था। इसके चलते तेजी से आगे बढ़ती आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। डेरा अनुयायियों के अनुसार डेरे का सियासी विंग 18 फरवरी की शाम को डेरा प्रमुख के फैसले को डेरा प्रेमियों तक पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी की शाम को ही पंजाब में चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 फरवरी को मतदान होगा। डेरे की तरफ से फिलहाल पंजाब में सभी जिलों में कमेटियों का गठन किया गया है जो सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सियासी विंग को सौंपेंगी। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब बड़ा संकट बनता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है। दरअसल हजारों ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से राजधानी ओटावा के कई इलाके जाम हो गए हैं। ओटावा में 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्होंने कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है ताकि संघीय सरकार को कोरोना महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दी जा सके। ट्रूडो ने सोमवार को दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपात स्थिति कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानून परिवर्तन की क्षमता और गंभीर चुनौतियां हैं। ट्रूडो ने कहा कि यह उपाय भौगोलिक रूप से लक्षित होंगे और उन खतरों के लिए उचित समानुपातिक होंगे जिन्हें वे ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति अधिनियम की भूतपूर्व तैनाती पुलिस को उन जगहों पर व्यवस्था बहाल करने के लिए और शक्तिशाली शक्तियां देती है जिसे पुलिस को प्रदर्शनकारी द्वारा सार्वजनिक सभा करने, नाकेबंदी जैसी अवैध और खतरनाक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राकेश टिकैत ने एसपी-आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात को नकारा। कहा लोगों को समझाने में हुई गलती। मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, नेताओं के भी घर खंगाले जा रहे हैं।
हेलीकॉप्टर विवाद पर अब चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है वो गलत है। तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 30,000 से भी कम लोग हुए संक्रमित, 347 लोगों की मौत। हिजाब न पहनने से लड़कियों का होता है दुष्कर्म, टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता ने मांगी माफी, बोले मुझे खेद है।